Hello students, welcome. Today our topic will be heterotrophic nutrition from class 10th lesson life processes. Previous क्लास में हमने जो टॉपिक लिया था वो था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इस क्लास में जो हम टॉपिक लेंगे दैट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स वो न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरों से डिराइव कर रहा है, डिराइविंग फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना रहे थे, जिसमें ज़्यादातर आपके ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया इंक्लूडेड थे. और जो प्रोसेस चल रहा था वो था फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, जिसमें कि हमने फोटोसिंथेसिस की इलैबोरेट स्टडी करी थी. यहाँ पर हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी और से ले रहा है. ठीक है. अब वो अपना खाना चाहे तो प्लांट से ले सकता है, चाहे वो अपना खाना एनिमल से ले सकता है. और ये खाना लेने के बाद, उसका इनटेक करने के बाद, उसका डाइजेशन करने के बाद उस फूड से एनर्जी उसको मिल जाती है. ठीक है. अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि दूसरों से खाना लेना है. अब दूसरों से खाना कैसे ले सकते हैं? जो हम खाना लेते हैं, जैसे हम एनिमल्स को खा लेते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं, तो हमारा जो ऑर्गेनिक फूड इनटेक है दैट इज़ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. वी ईट इट, वी पुट इट इन आवर माउथ. तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कि सॉलिड फूड हम अपने अंदर ले रहे हैं. ये फूड हम सॉलिड फूड अपने अंदर ले रहे हैं, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है. अभी हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को और एलैबोरेट वे में डिस्कस करेंगे, बट हेयर वील फर्स्ट डिस्कस व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो 3 टाइप्स हैं दैट इज सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. होलोजोइक जैसे हमारा. सैप्रोट्रॉफिक में क्या पढ़ेंगे हम? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स का होता है जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं. यानी कि अगर कोई चीज़ डेड है और उसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स उस डेड से अपना खाना ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे. मान लीजिए ये आपकी एक ब्रेड है. ठीक है. जैसे हम देखते भी हैं कि अगर हमारा खाना पुराना हो जाता है, हमने कोई मॉइस्ट जगह में ब्रेड छोड़ दिया, चपाती छोड़ दी, तो उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाती है. ठीक है. अब ये जो फंगस है, ईस्ट, फंगस, ब्रेड मोल्ड, इन सब का सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. अब ये कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं ना? जो ये ब्रेड है इसके ऊपर ये जो फंगस ग्रो हो रही है, स्पेशली जो ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो होती है वो होती है ब्रेड मोल्ड. इस ब्रेड मोल्ड से कुछ एंजाइम्स बाहर निकाल दिए जाते हैं. ठीक है. और बाहर कहाँ? ब्रेड के ऊपर. अब जब ये ब्रेड के ऊपर एंजाइम्स आ गए तो इन्होंने क्या करना है? ऑर्गेनिक फूड को यानी कि ब्रेड को डाइजेस्ट कर देना है और फूड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है. जब ये फूड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन दिस सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रेड मोल्ड. तो इसको आप कुछ ऐसे कह सकते हैं जैसे हमारे माउथ में सलाइवा होता है, वो अंदर जाता है. ठीक है. हमारे सिस्टम के अंदर चला जाता है. लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये अपना लिक्विड एंजाइम्स का निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं. ब्रेड मोल्ड अपने जो लिक्विड है डाइजेस्टिव जूस का, उसको निकाल कर बाहर रख रहे हैं. बाहर डाइजेशन हो रहा है और बाहर से फिर डाइजेस्टेड फूड इस ब्रेड मोल्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है ना. ये सेल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, ये बाहर डाइजेशन हो रहा है. तो इसलिए इस तरह के डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी बोलते हैं. इनके एग्जाम्पल्स आपके क्या है? एग्जाम्पल्स आर ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम. ये सब इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ये डेड एंड डिकेइंग पर ग्रो होते हैं और इस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन हमारा आता है दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ऑलरेडी इस तरीके का न्यूट्रिशन भी आप पढ़ चुके हैं पहले. इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड का
रिक्वायरमेंट किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है और वहाँ से वो अपना फूड लेता है, और जिसके ऊपर या अंदर ये रह रहा है दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होस्ट। अब कैसे समझेंगे इसको? अब जैसे ये देखिए, ये कस्क्यूटा प्लांट है, ये जो आपको लाइंस, पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, दिस इज़ अ कस्क्यूटा प्लांट, और ये किसी ग्रीन प्लांट के ऊपर रहता है। और ये क्या करता है, ये नॉन ग्रीन है कस्क्यूटा, ब्राउन कलर की इसकी ये स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग स्टेम, इसकी लॉन्ग स्टेम ब्राउन कलर की होती है, क्लोरोफिल इसके पास होता नहीं है, अपना खाना ये खुद नहीं बना सकता। तो ये क्या करता है, ग्रीन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। इट इज़ लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट। ये किस में रह रहा है? ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट। तो ये क्या करता है, इससे अपना फूड होस्ट से ले लेता है। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पैरासाइट कभी भी होस्ट की डेथ का रीज़न नहीं बनता। इट विल ऑब्टेन द फूड विदाउट किलिंग द होस्ट, इट विल नॉट किल द होस्ट। जैसे कार्निवोर होते हैं, वो अपने किसी और एनिमल को मार कर खा जाते हैं, बट पैरासाइट क्या है, वो उसकी बॉडी के ऊपर रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है विदाउट किलिंग द होस्ट। अब ये ऑन वाला एग्जाम्पल आपने देखा, लेकिन एक आप जैसे ह्यूमन बॉडी के स्टमक में वॉर्म्स रहते हैं, ठीक है, जैसे टेप वॉर्म, ये दे आर लिविंग इनसाइड द बॉडी। तो पैरासाइट कैन लिव ऑन द बॉडी ऑल्सो एंड दे कैन लिव इन द बॉडी ऑल्सो। ऑन द बॉडी में कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं आपके, जैसे टिक्स, लाइस एंड लीच। टिक्स भी एक तरह का छोटा सा इंसेक्ट होता है जो बॉडी के ऊपर रहता है और ब्लड सक करता है, ठीक है। ये इतना ब्लड सक कर लेता है कि ये इतना भारी हो जाता है, और ये जब पूरा ब्लड से फुल हो जाता है तभी ये बॉडी से उतरता है। लाइस, लाइस यू नो, इफ़ यू डोंट कीप योर हेयर क्लीन, बालों को अगर साफ नहीं रखते तो बालों में जो लाइस पैदा हो जाती है। लाइस आर द जू, जो हम हिंदी में जिसको जू बोलते हैं, वो बालों के ऊपर आ जाती है। देन लीच, लीच इज़ ऑल्सो अ पैरासाइट जो कि ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करके रह सकता है। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नाउ इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डील मेनली विद होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। ज़्यादा हम इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन, हेयर द फूड इज इन द सॉलिड फॉर्म। फूड आप जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड लिया जाता है दैट इज सॉलिड फूड, और सॉलिड फूड जैसे लिया जा रहा है तो फूड का नेचर क्या, इट इज़ नॉट अ सिंपल फूड, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फूड। इसका डाइजेशन कहाँ होगा? द डाइजेशन विल बी इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइजेशन होगा, फिर इसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर इसका यूटिलाइजेशन होगा। एंड दीज थ्री एग्जाम्पल्स, अमीबा, पैरामीशियम एंड ह्यूमन्स, we are going to discuss in this lecture. Now, holozoic nutrition. What are the steps of holozoic nutrition? The steps of holozoic nutrition जो हैं वो है ingestion. First step is ingestion. Second step is digestion. Third is absorption. Fourth is assimilation and fifth is egestion. ये holozoic nutrition के step है, ठीक है। इंजेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ द फूड, इन इंजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स फूड अभी हमने पढ़ा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, उस फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज नोन एज डाइजेशन। नाउ दिस डाइजेस्टेड फूड is then absorbed by the cell and this process is known as absorption. अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको बॉडी ने, सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब सेल उस फूड का क्या करेगा? सेल उस फूड में से एनर्जी लेगा और अपने काम करेगा। नाउ यूजिंग ऑफ द एनर्जी फ्रॉम दिस फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड to obtain energy and do the work is known as assimilation.
तो एसिमिलेशन में क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड सेल के अंदर गया उसको फर्दर ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकाल ली, और उस एनर्जी से और उसके रॉ मटेरियल से सेल ने अपने बाकी के काम किए. दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. और इन सब को करने के बाद वट एवर द वेस्ट इज लेफ्ट, जो भी वेस्ट बचा उसको अनडाइजेस्टेड फूड को, जो भी वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी बॉडी से क्या करा, रिमूवल. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन. ई जो एग्जिट वाला ई होता है ना, जिसे आप कहीं से बाहर निकलते हैं वहाँ पे एग्जिट, तो ईजेशन. इंजेशन मीन्स टू टेक इन एंड ईजेशन इज टू टेक थ्रो आउट. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्योंकि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, अमीबा, पैरामीशियम एंड ह्यूमंस. न्यूट्रिशन इन अमीबा. क्या अमीबा में भी ये 5 स्टेप्स फॉलो होंगे? यस, ऑल दीज 5 स्टेप्स विल बी फॉलोड इन केस ऑफ अमीबा, क्योंकि अमीबा का भी क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो भी सॉलिड फूड इनटेक लेता है अमीबा में. नाउ अमीबा यू ऑल नो इज़ अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. एक ही सेल से इसकी बॉडी बनी है और इसकी बॉडी की कोई फिक्स शेप नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से आप डायग्राम में देखिए, जब अमीबा फूड को सेंस करता है तो उसकी बॉडी इलोंगेट होनी शुरू होती है ऐसे. ठीक है, और फूड को कवर करना शुरू करती है. नाउ दिस प्रोजेक्शन, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, ये जो पूरी बढ़ती जा रही है, नाउ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज सूडोपोडिया. अब ये सूडोपोडिया क्या कर रहा है, फूड को एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हो गया, इंजेशन. अमीबा इंजेस्ट कर रहा है फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. अब ये जब फूड इनगल्फ हो गया तो फूड वैक्यूल बनकर वो बॉडी के अंदर चला गया. ठीक है, अब यहाँ पर इंजेशन हो गया कंप्लीट. अब इंजेशन के बाद क्या हो रहा है, जो साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो डिफ्यूज़ होकर के फूड वैक्यूल के अंदर आ जाएंगे. अब भाई फूड अगर वैक्यूल के अंदर है तो फूड को डाइजेस्ट भी करवाना है, और डाइजेस्ट करवाने का काम कौन करेंगे, एंजाइम्स. ये एंजाइम्स कहाँ पर पड़े हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म से ये एंजाइम्स आ जाएंगे फूड वैक्यूल के अंदर. फूड वैक्यूल के अंदर फूड रखा हुआ है, एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे. अब तो हो गया आपका डाइजेस्टेड फूड रेडी यहाँ पर सेल के यूज़ के लिए. अब ये डाइजेस्टेड फूड सेल में डिफ्यूज़ हो जाएगा, सेल से वापस बाहर आ जाएगा, सेल इसको अपना यूज़ कर लेगा, डिफ्यूजन से ये सेल के बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया. यहाँ तक इंजेशन पढ़ा हमने, यहाँ डाइजेशन हो गया और ये एब्जॉर्प्शन हो गया कि वो फूड एब्जॉर्ब हो गया. ठीक है, अब ये फूड आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर. यहाँ पर जो अमीबा है वो रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन लेगा, फूड को ब्रेक करेगा, एनर्जी बनाएगा और एनर्जी को अपनी ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ करेगा. तो ये एसिमिलेशन हो गया. अब वेस्ट फूड बच गया. वेस्ट फूड धीरे धीरे मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ. दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल गेट रप्चर्ड और ये जो वेस्ट फूड है ये अमीबा से बाहर. तो यहाँ से ये हो गया आपका इंजेशन इतने स्टेप में. यहाँ पर ये आ गया आपका डाइजेशन, हेयर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड लास्ट स्टेप इज इजेशन. तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा. ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. अब ये पैरामीशियम, इसको आप हमेशा से याद रखेंगे. इट इज़ लुकिंग लाइक अ स्लीपर, शू सोल की तरह इसका लुक है. ठीक है, एंड ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी भी एक सेल से बनी है, एक ही सेल है ये. ठीक है, दिस इज़ अ सिंगल सेल विच इज़ मेकिंग एन एंटायर ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये भी पानी में मिलता है, एक्वेटिक है. इसकी बॉडी की शेप चेंज नहीं होती, ये इसी शेप का रहता है. ये अमीबा की तरह अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता. और आप देख रहे हैं इसकी बॉडी के ऊपर ये स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. नाउ दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज सीलिया.
यहाँ पर इसका कहीं माउथ पोर है, इस माउथ पोर पर मान लीजिए यहाँ पर खाना है, दिस इज़ द फूड, दिस इज़ रेड कलर इज शोइंग यू द फूड। अब ये फूड इस माउथ में आना चाहिए, इसके पास कोई हैंड्स नहीं है कि ये उठाए और खा ले, इसके पास बर्ड्स की तरह कोई बीक नहीं है कि ये पकड़े और बीक से और अपने मुंह में अंदर ले ले। यू नो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे बर्ड्स बीक से लेती हैं अपना खाना, बटरफ्लाई मस्कीटोज़ के पास प्रोबोसिस होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि वो सक कर सकते हैं। और अब पैरामीशियम के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना हैंड्स है, ना बीक्स हैं, ना ये ले सकता, तो इसका फूड यहाँ तक आएगा कैसे? ना दिस मूवमेंट ऑफ सीलिया मूव करेंगे और वाटर को मूव करवाएंगे, ठीक है। वाटर के मूव करने से ये जो फूड है इट इज़ गोइंग टू बी पुश्ड इनसाइड दिस पैरामीशियम और ये चला जाएगा माउथ के अंदर, ठीक है। यहाँ माउथ के अंदर जाने के बाद ये बॉडी के अंदर जाकर एक फूड वैक्यूल बना लेगा, इसके अंदर बन गया फूड। अब दिस फूड वैक्यूल सेम, अब एक बार फूड वैक्यूल बनाने तक का इम्पॉर्टेंट था यहाँ पर समझना कि सीलिया की मदद से फूड जो है वो माउथ पोर में एंटर हो जाएगा और बन जाएगा फूड वैक्यूल। बाकी के स्टेप सेम है, बाकी जैसे अमीबा में डाइजेशन हुआ था कि फूड वैक्यूल में एंजाइम्स आ जाएंगे, इसको डाइजेस्ट कर देंगे। जैसे अमीबा में एब्जॉर्प्शन हुआ था कि डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म में इसका एसिमिलेशन हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा ये, और फाइनली इसका इजेशन, ये फूड वैक्यूल यहाँ तक आते आते एनल पोर से बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है दैट इज़ अबाउट सीलिया, कि सीलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो फूड की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नाउ मूविंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन, ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसे अपनी बॉडी से तो खाना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ना जैसे अमीबा करता है। तो ह्यूमन के पास पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड इस डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स से बनता है ये। एक है इसकी एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है कुछ ग्लैंड्स जो इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम। नाउ दिस एलिमेंट्री कैनाल, ये पहले आप एलिमेंट्री कैनाल देखिए। नाउ दिस इज़ योर एलिमेंट्री कैनाल विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एक ट्यूब बन रही है, ठीक है, एक ट्यूब बन रही है यहाँ पर, और ये ट्यूब आगे जा कर के स्टमक, और स्टमक आगे जा कर के आपके लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बना रहे हैं। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हम ये देखते हैं कि एक एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, काफ़ी लंबी ट्यूब है, अबाउट 9 मीटर लॉन्ग है ये एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब ह्यूमन बींग्स में। अलग अलग एनिमल्स में इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में अबाउट 9 मीटर की है ये एलिमेंट्री कैनाल। आपकी हाइट तो बहुत छोटी है ना, तो अगर आपकी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल को फिट करना है तो उसको कुछ कंपैक्ट करके, जैसे फोल्ड करके छोटा बना करके हम उसको रखेंगे अंदर। जैसे कपड़ा भी अगर आपने अपनी अलमीरा में लंबा सा कपड़ा रखना है तो आप उसको फोल्ड करके ही अंदर रखेंगे। इसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल की फोल्डिंग ज़रूरी है ताकि ये आपकी बॉडी के अंदर फिट हो सके। तो इट इज़ अ कॉइल्ड, अब हर जगह पे कॉइल्ड भी नहीं है ये। तो एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब है जिसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स की तरह शो होते हैं। मतलब ये यहाँ से आई एक लॉन्ग ट्यूब, फिर ये बड़ा सा बैग बन गया, और फिर ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो इट इज़ एक्चुअली अ सिंगल लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, जो कि एक ओपन एंड है इस ट्यूब का, और ये ट्यूब लास्ट में आकर के, ठीक है, ये एक नॉर्मल एक ट्यूब है, ये लास्ट में आकर के फिर इसकी एक ओपनिंग है जिस ओपनिंग को हम कहते हैं एनस।
ये इसकी एनस। अब ये जो ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब, ये अलग अलग जगह पर कहीं मोटी कहीं पतली हो जाती है। जैसे ये यहाँ पर आकर के स्टमक की तरह एक बड़ा बैग बना लेती है, यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इसके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। द ओपनिंग पार्ट इज नोन एज द माउथ, जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल खुल रही है, दिस इज द माउथ। माउथ जो आपका लिप्स से बनता है, उसके पीछे जो ओपन एरिया है दैट इज द बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद जो आपकी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज ईसोफेगस, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ईसोफेगस आगे जाकर के एक बड़ा से स्ट्रक्चर का रूप ले लेती है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल बड़े स्ट्रक्चर का रूप ले लेती है। इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन और इसको हम बोलते हैं स्टमक। फिर एक पतला हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर एक बड़ा कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की एंड में एक थोड़ा बड़ा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेक्टम, और लास्ट ओपनिंग इज एनस, फ्रॉम वेयर द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड इज थ्रोन आउट। ठीक है, अब ये तो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी, माउथ से लेके एनस तक। अब सिर्फ खाने को पाइप में डाल देने से, ट्यूब में डाल देने से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत है। अब वो एंजाइम्स कहाँ से आएंगे? वो एंजाइम्स आएंगे इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ लगे हुए ग्लैंड्स से। कहाँ पर हैं ये ग्लैंड्स और कौन से हैं ये ग्लैंड्स? लेट अस डिस्कस अबाउट दीज ग्लैंड्स नाउ। माउथ में आपके 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स हैं। ठीक है, इन 3 पेयर्स को एक साथ मिलाकर सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये नाम आपको याद नहीं रखने, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिनसे कि निकलता है सलाइवा। फिर स्टमक के पास आते हैं हम, एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लिवर। फिर स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में आपको दिख रहा है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ दी पैनक्रियाज। इसके साथ स्टमक की वॉल में भी कुछ ग्लैंड्स हैं। स्टमक की वॉल्स में ग्लैंड्स हैं, दे आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर आप आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में भी कुछ ग्लैंड्स लगे हुए हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। अब हम एक एक करके सभी पार्ट्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या ह्यूमन में 5 स्टेप्स हैं डाइजेशन के? यस। ह्यूमन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ऑल द 5 स्टेप्स आर देयर। इंजेशन कहाँ से होता है खाने का? एवरीबडी नोज, बकल कैविटी। अब डाइजेशन कहाँ से होता है? डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें माउथ में डाइजेस्ट हो जाती हैं, जैसे स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट होता है, उसके बाद स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, और जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ख़त्म हो जाता है। खाना पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये डाइजेस्टेड फूड जो इंटेस्टाइन, ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चल रहा है, उसको एब्जॉर्ब करवाना है। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का एब्जॉर्प्शन भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, और जो वाटर है उसकी भी एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। वाटर आपका एब्जॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब खाना एब्जॉर्ब हो गया, ये एब्जॉर्ब्ड खाना पहुंच जाएगा बॉडी के सेल्स के पास, ब्लड लेके जाएगा इसको बॉडी के सेल्स के पास। अब ये सेल्स के अंदर जा कर के इसका ऑक्सीडेशन होगा खाने का, और उससे निकलेगी एनर्जी जो सेल यूज़ कर लेगा। लास्ट इज इजेशन। इजेशन में क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड कुछ टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर टाइम किसी की बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ रहा है, ऐसे नहीं होता ना।
तो रेक्टम में फूड स्टोर होता है एंड व्हेन यू फील द अर्ज, आप वॉशरूम जाते हैं एंड देन यू इजेक्ट आउट द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एनस। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे हर पार्ट का एक एक फंक्शन, एक एक नहीं मतलब हर एक पार्ट का हम सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आपका आता है माउथ। माउथ का काम हमने पढ़ लिया, इंजेक्शन ऑफ फूड, मुंह खोला, खाना अंदर डाला। नाउ फ्रॉम द माउथ द फूड रिचेज द बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ें हैं? बकल कैविटी में टीथ हैं, बकल कैविटी में टंग है और बकल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स है। टीथ का काम क्या है? टीथ दे कट, दे च्यू एंड दे ग्राइंड द फूड। यानी कि जो आप बड़ा बड़ा खाने का टुकड़ा मुंह में रखे हैं उसको जब आप च्यू कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली आप उस फूड को तोड़ करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टीथ से फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। टीथ से फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड है। टंग, टंग का काम क्या है? स्लाइवा के साथ फूड को मिक्स करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब खाना स्लाइवा के साथ मिक्स होता है, स्लाइवा के साथ मिक्स होने के दो काम हैं। एक तो स्लाइवा फूड को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करवाता है और दूसरा स्लाइवा फूड को एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है, बोलस बना लेता है और फिर हमको स्वॉलो करने में मदद मिलती है। ठीक है, जो लिक्विड सा फूड थोड़ा वेट सा हो जाता है फिर हम उसको स्वॉलो कर पाते हैं। तो टंग का काम क्या है? मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। टंग का सेकंड काम टेस्टिंग द फूड। ठीक है, जो आपको ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स एक्टिवेटेड रहते हैं हर टाइम, कुछ अच्छा खाना है तो दिस अच्छा खाना जो आपकी डेफिनेशन में है वो टंग आपको बताती है कि क्या अच्छा खाना है। देन टंग से आप स्वॉलोइंग में हेल्प कराते हैं, मीन्स टंग खाने को पुश करती है ईसोफेगस की तरफ। सो दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ टंग। अब चलते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स पे। सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं सलाइवा। ठीक है, सलाइवा डाइजेशन का काम करता है। सलाइवा के अंदर एंजाइम्स हैं एंड दैट एंजाइम इज सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। व्हाट आर बायो कैटलिस्ट? यहाँ पर 2 वर्ड से बना है, बायो एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, खुद एज सच रह जाता है। और बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। ठीक है, सो एंजाइम्स आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट्स। और सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी एमाइलेज। अब ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जूनियर क्लासेस में आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी होगा कि अगर आप बहुत देर तक स्टार्च वाले फूड को च्यू करें तो आपको वो स्वीट लगने लग जाता है। दिस इज़ बिकॉज जो आपकी सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज हैं वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। माउथ से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसके बाद आपके आता है एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट विच इज ईसोफेगस। ईसोफेगस के पास कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं होता। सिंपली द फूड इज पुश्ड डाउन। ठीक है, ये खाना ऐसे ईसोफेगस से चला जाता है नीचे स्टमक की तरफ। द फूड इज पास डाउन फ्रॉम माउथ टू दी स्टमक। अब इसमें खाना सिर्फ ऐसे ड्रॉप डाउन करके नहीं गिरता कि भाई एक पाइप है, हॉलो पाइप है, उसमें खाना गिरा और नीचे चला गया। नहीं, ये जो है ईसोफेगस, इसकी मसल्स खाने को स्क्वीज कर करके नीचे की तरफ पुश करती है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ से स्क्वीज होती है, खाना थोड़ा नीचे चला जाता है, फिर नीचे से और स्क्वीज होती है, फिर खाना थोड़ा और नीचे चला जाता है। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, ये नेम इज़ इम्पॉर्टेंट,
इट इज़ नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, या इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ईसोफेगस में क्या है, खाने का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ खाना ईसोफेगस की मसल्स के थ्रू पुश हो जाता है डाउनवर्ड्स, एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो ईसोफेगस के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज स्टमक। इट इज कॉल्ड अ जे शेप्ड ऑर्गन। इसकी शेप जो है वो जे की फॉर्म में है। ठीक है, जे शेप्ड, एंड इट इज अ मस्कुलर बैग। ये मसल्स का बना हुआ बैग है। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। ठीक है, हार्ट भी लेफ्ट में और आपका एब्डोमेन भी लेफ्ट में। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक का अब क्या काम है? स्टमक हमारे खाने को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है। मैकेनिकल चर्निंग मतलब खाने को ब्रेक करता है और मिक्स करता है। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर कुछ बच्चों को लगता है पेट में खाना डाइजेस्ट हो गया। नहीं, पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ पार्शियल डाइजेशन, जैसे माउथ में जरा सी डाइजेशन हुई थी, ऐसे स्टमक में भी थोड़ी सी डाइजेशन होती है। पार्शियल मीन्स थोड़ी सी, नॉट कंप्लीट। एंड फोर्थ फंक्शन जो स्टमक का है कि वो रेगुलेशन करता है फूड का इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना रेगुलरली नहीं निकलता रहेगा ऐसे, स्टमक इसको रेगुलेट करेगा कब इसने जाना है कब नहीं जाना। इसके लिए स्टमक के पास इसके एंड पर एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर क्या होता है? एक मसल्स का ग्रुप जो इसको ओपन और क्लोज करता रहता है। स्टमक से, स्टमक की वॉल्स को, ये जो पाइप है इसको ओपन क्लोज करता है ताकि खाने की मूवमेंट रेगुलेटेड रहे। ऐसा नहीं कि खाना इज जस्ट फ्लोइंग आउट ही लाइक दिस, इट विल नॉट फ्लो आउट बिकॉज यहाँ पर लगा हुआ है पायलोरिक स्फिंक्टर। आपकी बुक में ये वाला स्फिंक्टर मेंशन है, लेकिन स्फिंक्टर यहाँ भी लगा होता है। इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, बट अगर हम यहाँ के स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं तो हमें इधर के स्फिंक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। दिस इज पायलोरिक स्फिंक्टर एंड दिस इज ईसोफेगल स्फिंक्टर। नाउ अब ये मसल जो खाने को नेक्स्ट ऑर्गन में भेज रही है, ठीक है, वो है पायलोरिक स्फिंक्टर। अब स्टमक में फूड को का क्या होना है कि स्टमक में एक तरह से हम बात करें कि कौन कौन सी सिक्रीशंस है स्टमक में, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं स्टमक में जो फूड के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब स्टमक की वॉल्स पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, अभी पहले हमने डिस्कस किया था स्टमक की वॉल पर कहीं कहीं पर ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। अभी आप ऐसे ही याद कर लें कि इसके ऊपर ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो अपना कुछ कुछ सिक्रीशन यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन है, दिस इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें हैं? इस गैस्ट्रिक जूस में हैं ये 3 चीज़ें, एक एंजाइम पेप्सिन, एक केमिकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक म्यूकस। अब HCl का काम क्या है कि जो ये पेप्सिन आया है, ये पेप्सिन तभी काम करेगा जब एसिड होगा इसके एनवायरनमेंट में। अगर एसिड नहीं है एनवायरनमेंट में तो पेप्सिन विल रिमेन इनएक्टिव। इसको एक्टिवेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को हेल्प कर रहा है काम करने के लिए, क्योंकि पेप्सिन कहता है भैया मुझे तो एसिडिक मीडियम मिलेगा तब मैं काम करूँगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा। तो HCl कहता है भाई आई विल हेल्प यू एंड आई विल प्रोवाइड यू द एसिडिक मीडियम। अब वो एसिड है, अब एसिड कहीं भी जाएगा तो किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो खाने के साथ जो हमारे पेट में जर्म्स चले जाते हैं स्टमक में, ये HCl उनको भी मार देता है। इट विल किल द जर्म्स ऑल्सो। अब ये पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन हमारे खाने में जो प्रोटीन है उनको सिंप्लीफाइड कन्वर्ट कर देता है,
उसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये थोड़ी सी जो सिंपलर फॉर्म है इसको बोलते हैं पेप्टोन्स। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम HCl तो बहुत हार्मफुल चीज़ है, हमें लैब्स में बोला गया है डोंट टच इट, डोंट लेट इट फॉल ऑन योर ड्रेस और योर बॉडी पार्ट्स। तो क्या ये HCl हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? दूसरे बच्चों को लगता है मैम प्रोटीन को पेप्सिन अगर डाइजेस्ट कर रहा है तो हमारे स्टमक में वॉल्स में भी तो कहीं ना कहीं प्रोटीन होगा, तो वो भी डाइजेस्ट हो जाना चाहिए प्रोटीन की वजह से। यस, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि HCl भी हमारे स्टमक को ख़राब कर सकता है और पेप्सिन भी हमारे स्टमक को ख़राब कर सकता है, तो इन दोनों से बचाव होना चाहिए। अब इन दोनों से बचाव होने के लिए वी हैव वन मोर सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, दैट इज़ म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, स्टमक के ऊपर एक लाइनिंग बना देता है अंदर की तरफ, जिससे कि HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अटैक स्टमक के ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो स्टमक के हमें तीनों चीज़ें याद रखनी है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेंदी टू डिस्कस। नाम पे मत जाना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नेम इज़ जस्ट स्मॉल बट काम बहुत ज़्यादा है इसका। ठीक है, और नाम स्मॉल है लेकिन इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल अगर 9 मीटर के आसपास है तो 6 to 7 मीटर तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। तो सिर्फ कहने को है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, काम इसने बहुत सारे करने हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब ये लॉन्गेस्ट है तो सबसे ज़्यादा इसी को कॉइल करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको पूरा लंबा खोल के तो नहीं छोड़ सकते, तो इट इज़ एक्सटेंसिवली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड। हर्बीवोर में तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये और ज़्यादा लंबी है। हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू कार्निवोर ज़्यादा लंबी है। हर्बीवोर की लॉन्ग क्यों है स्मॉल इंटेस्टाइन? क्योंकि जो सेल्यूलोस है उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसीलिए उसकी एलिमेंट्री कैनाल की जो हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा लंबी है। कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट है। कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट क्यों है? बिकॉज कार्निवोर्स आर ईटिंग मीट और मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। यू विल बी सरप्राइज्ड कि लोग कहते हैं कि भाई मीट मुश्किल है डाइजेस्ट करना, बट मीट इज़ सिंपलर टू डाइजेस्ट, क्योंकि मीट इज़ मेनली प्रोटीन, तो प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक से भी स्टार्ट हो जाती है। तो मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, इसलिए कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है एज कंपेयर टू हर्बीवोर। लेकिन वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पार्ट आता है, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा खोल दें ऐसे, तो फर्स्ट पार्ट इज़ डियोडिनम, सेकेंड पार्ट इज़ जेजुनम एंड थर्ड पार्ट इज़ इलियम। अगर आप पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन खोल के देखें तो हम उनको अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। नाउ अब स्मॉल इंटेस्टाइन में द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज कि यहाँ पर खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब कंप्लीट डाइजेशन का क्या मतलब है? कंप्लीट डाइजेशन से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया वो सिंपल फूड में ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फूड कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होकर के सिंपल शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फूड फैट्स है तो वो डाइजेस्ट होकर के फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और प्रोटीन है तो वो डाइजेस्ट होकर के कंप्लीट डाइजेशन के बाद प्रोटीन बनाएगा अमाइनो एसिड्स। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज कंप्लीट डाइजेशन, मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलेस्ट वन। अब स्टमक में हम कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नहीं बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन था, वहाँ पर प्रोटीन किस में टूट रहे थे? पेप्टोन्स में। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन में प्रोटीन को किस में टूटना चाहिए? कंप्लीट डाइजेशन में प्रोटीन्स को टूटना चाहिए अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये काम कराएगा कौन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इनको कंप्लीटली डाइजेस्ट करवा देगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास है
3 तरह के सिक्रीशंस, 3 तरह के जूसेस ऐड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। सबसे पहला है हमारा बाइल। अब ये बाइल कहाँ से आया? बाइल आता है लीवर से। लीवर बाइल देता है, और अब ये गॉल ब्लैडर भी एक वर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे इसको कि लीवर का काम है बाइल बनाना। लीवर बाइल बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है। अब ये बाइल हर टाइम नहीं चाहिए, या इसकी क्वांटिटी उतनी नहीं चाहिए जितना लीवर बनाता जा रहा है। तो ये बाइल कुछ समय के लिए गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर इट स्टोर्स बाइल। गॉल ब्लैडर बनाता नहीं है बाइल को, बनाने का काम है लीवर का, स्टोर करने का काम है गॉल ब्लैडर का। तो लीवर ने बाइल बनाया, गॉल ब्लैडर को दिया, गॉल ब्लैडर ने स्टोर कर लिया। जब ज़रूरत होगी गॉल ब्लैडर से बाइल निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। अब बाइल की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका फंक्शन है? बाइल आपका क्रिएट करता है एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्टमक में था एसिडिक मीडियम, HCl की मदद से। स्मॉल इंटेस्टाइन में बना आपका एल्कलाइन मीडियम बाइल की मदद से। अब बाइल को क्या ज़रूरत पड़ी है एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करने की? क्योंकि जो ये पैनक्रियास है, पैनक्रियास का जो ये पैनक्रियाटिक जूस है, ये तभी काम करता है जब इसको एल्कलाइन मीडियम मिलता है। अगर ये एल्कलाइन मीडियम नहीं होगा तो पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स अपना काम नहीं करेंगे। तो बाइल क्रिएट्स दी एल्कलाइन मीडियम फॉर पैनक्रियाटिक जूस। बाइल का एक और काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वर्ड कितना भारी है, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, याद तो करेंगे। काम बहुत सिंपल है यहाँ पे याद रखने का कि अगर फैट के बड़े बड़े टुकड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए ये फैट के बड़े बड़े टुकड़े हैं ऐसे, तो इमल्सिफिकेशन में इस फैट को सिंपली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ताकि डाइजेशन के लिए हेल्प हो जाए, है ना। फैट के ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनाते हैं। कोई फैट का कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है इसमें, सिंपली बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। सो यू कैन से दैट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। इसी प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब डाइजेशन नहीं यूज़ कर सकते ना यहाँ पर हम डाइजेशन इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसका केमिकल नेचर तो चेंज हुआ ही नहीं। ये तो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है। अब हमारा आता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कौन दे रहा है हमको? पैनक्रियास। इस पैनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम्स आप पढ़ेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में 2 एंजाइम्स हैं, तो हम 2 ही एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। ठीक है, ये भी प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ भी अभी प्रोटीन का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ, ये भी थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं। जितना भी ट्रिप्सिन प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है वो प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अ डिफिकल्ट प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अ बिट सिंपल फॉर्म। और लाइपेज क्या करता है? फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अभी भी खाने का डाइजेशन नहीं हुआ, खाने का कंप्लीट डाइजेशन कराते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। ये इंटेस्टिनल जूस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खाने का कंप्लीट डाइजेशन करता है। अभी इंटेस्टिनल जूस आता कहाँ से है? दिस इंटेस्टिनल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की वॉल से इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होता है। अब इस जूस के अंदर एंजाइम्स हैं, अब वो एंजाइम्स खाने का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। कंप्लीट डाइजेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गया अमाइनो एसिड्स में, फैट्स कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। कंप्लीट खाने का डाइजेशन हो गया खत्म, पूरा का पूरा खाना हो गया डाइजेस्ट। अब खाने का डाइजेस्ट करना ही तो काम नहीं है, खाने का एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। अब ये खाना डाइजेस्ट हो गया, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा?
एब्जॉर्प्शन का काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन ने ही जिम्मेदारी उठा रखी है। हमने कहा था ना स्मॉल है पर काम इसका बहुत ज़्यादा है। खाना बेचारे ने डाइजेस्ट भी करवाया और एब्जॉर्ब भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही कराएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं दोनों साइड, मतलब दोनों साइड नहीं चारों तरफ गोल होती है ना इंटेस्टाइन, तो ऐसे पाइप की तरह, मतलब पैरेलल लाइन नहीं है ना। तो दीज आर स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई। इस विलाई के अंदर आ रही हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। विलाइज में क्या है? ब्लड वेसल्स। और ये जो खाना डाइजेस्टेड खाना यहाँ पर जा रहा है मज़े मज़े से, विलाई उसको पकड़ के अपने अंदर ले लेती है। चलो भैया अंदर आ जाओ। यहाँ से ये वाले को इसने पकड़ लिया, तो बहुत सारी विलाइज हैं खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए। इतनी सारी विलाइज ही इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब हो सके। तो हम क्या कहते हैं कि विलाइज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाइज क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर याद रखेंगे, जो अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पड़ी थी वो सूडोपोडिया थी, कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो है विलाई। विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड सप्लाई है और ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है फूड को। सॉरी, यहाँ पे स्टमक गलती से लिखा गया है, ये नहीं होना चाहिए। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड, यहाँ ब्लड होना चाहिए। सॉरी, इवन वी मेक मिस्टेक्स, टू एयर इज टू ह्यूमन। चलिए, तो ब्लड में अब आ गया आपका खाना, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो गया और एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब ये खाना जाएगा पूरी बॉडी में, सेल्स इसको यूज़ करेंगे, एसिमिलेट करेंगे। एसिमिलेशन का प्रोसेस सेल के अंदर चलेगा, तो वो तो हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पर अभी। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। सब कुछ जो बचा कुची सारी चीज़ें हैं, खाना तो निकल गया, एब्जॉर्ब्ड खाना तो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल गया, बाकी बच गया, जो भी बच गया वो आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ने कहा भैया कुछ काम मुझे भी दे दो, तो कहा चलो भैया तुम वाटर एब्जॉर्ब कर लो, तुम लार्ज हो, है ना। मैं कह रहा नाम से मैं लार्ज हूँ, काम कोई है नहीं, तो ये काम दे दिया, चलो भैया तुम पानी ही एब्जॉर्ब कर लो, इतना कर लो। तो लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर और लास्ट में रिमूव कर दिया वेस्ट फूड को वाया एनएस। एनएस से पहले खाना कुछ देर के लिए स्टोर होता है रेक्टम में, तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के दो और पार्ट्स भी हैं। ऊपर का पार्ट होता है सीकम, फिर मिडल में कोलॉन एंड लास्ट में रेक्टम। सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। अब जैसे हमने स्टमक का स्फिंक्टर पढ़ा, ऐसे ही एनस पर भी स्फिंक्टर लगा होता है जो कि वेस्ट फूड को थ्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये ओपन है पाइप की तरह, जो भी वेस्ट आया और टपक गया नीचे। नो, देयर इज़ अ स्फिंक्टर हेयर, एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। एनल स्फिंक्टर रेगुलेट्स द एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट। ठीक है, साइड बाय साइड में क्लीन कर देती हूँ स्क्रीन को सो दैट यू कैन रीड इट क्लियरली। अब जो हमने अभी तक पढ़ा, एक उसकी एक अच्छी सी मज़ेदार सी समरी है विच विल हेल्प यू टू लर्न द टॉपिक बेटर। हमने अलग अलग ग्लैंड्स देख लिए कि कौन सा ग्लैंड है, उसकी क्या सिक्रीशन है और उसका क्या फंक्शन है। सलाइवरी ग्लैंड से दो चीज़ें निकलती हैं, एक है म्यूकस, एक है सलाइवरी एमाइलेज। म्यूकस का काम क्या है? खाने को स्लिपरी बनाना, स्वॉलो करना। एमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। इसी तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिलता है हमको HCl और मिलता है म्यूकस और मिलता है पेप्सिन। HCl क्या करता है? खाने को एसिडिक बनाता है और जर्म्स को किल करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को। पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन से। ये बड़ा आसान है आपको लर्न करना, पी पेप्सिन, पी प्रोटीन, पी पेप्टोन्स, तो इट इज़ ईजी टू लर्न, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लिवर की तरफ। लिवर विल गिव बाइल। बाइल से खाना होता है एल्कलाइन, किसके लिए? पैनक्रियाटिक जूस के लिए। और बाइल में एक डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ द लेसन, इमल्सिफिकेशन। किसका इमल्सिफिकेशन? फैट्स का।
नेक्स्ट आता है आपका पैनक्रियाज, जिससे निकलते हैं आपके पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस में क्या है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। अब यहाँ बच्चों को हो जाती है कन्फ्यूजन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज फैट्स को। तो ऐसे याद कर लेंगे, जो ये सिन वाला है, पेप्सिन तो आपको याद रहता है प्रोटीन, इसी सिन से ट्रिप्सिन आपको डाइजेस्ट कराएगा प्रोटीन। तो सिन सिन वाले पेप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट्स को। आपको याद है फैट्स को लिपिड्स भी बोलते हैं, तो लिपिड से लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट्स को। फिर लास्ट इंटेस्टिनल ग्लैंड से निकलता है इंटेस्टिनल जूस विद वेरियस एंजाइम्स। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं इसके अंदर जो कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं। कंप्लीट डाइजेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एंड दिस ब्रिंग्स टू एंड ऑफ दिस सेक्शन न्यूट्रिशन। I hope the lesson was interesting, enjoying and आपको समझ में आया अच्छे से। Read your NCERT, दोबारा से लेक्चर देखो NCERT को रीड करके for your better understanding, and always keep a copy pencil and your books in your hands whenever you are watching a lecture. ठीक है, bye for now, happy learning, stay blessed.